लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट आज आ सकती है और दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की गुरुवार देर रात तक एक अहम बैठक हुई, जिसमें केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप के उम्मीदवार तय किए गए हैं। सूत्र ये बताते हैं कि राजस्थान के लिए भी एक पैनल तैयार कर लिया गया है और पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने इस पर कहा कि लोकसभा चुनाव पर चर्चा हुई है। सभी राज्यों पर टिकट वितरण को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। अच्छे माहौल में चर्चा हुई और एक एक सीट पर हमने अच्छे से डिस्कशन भी किया है। स्क्रीनिंग कमेटी चेयरपर्सन और साथ ही स्टेट इंचार्ज के साथ लंबी चर्चा हुई है और इस दौरान सीईसी का निर्णय बहुत जल्द सभी के सामने होगा। सूत्रों के मुताबिक करीब 65 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं और अब जल्द कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी कर देगी। कांग्रेस सूत्र 6 उम्मीदवारों का टिकट राजस्थान में पक्का मान रहे हैं। इनमें जालौर सिरोही सीट से वैभव गहलोत, कोटा सीट से अशोक चांदना, बारा झालावाड़ से प्रमोद जैन भाया, भरतपुर से संजना जाटव, जोधपुर से मानवेंद्र सिंह जसौल और दौसा से मुरारीलाल मीणा के नाम पर मोहर लगना लगभग तय माना जा रहा है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल नेताओं को ध्यान में रखते हुए ही कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का चयन करेगी और इनके अलावा आरएलपी से गठबंधन के तहत हनुमान बेनीवाल कांग्रेस से नागौर और बाड़मेर जैसलमेर कुल 2 लोकसभा सीटें मांग रहे हैं, लेकिन कई कांग्रेस नेता इसके विरोध में भी हैं। हेमाराम चौधरी और हरीश चौधरी की वहां से मजबूत दावेदारी है और पैनल में भी उनका नाम इस वक्त बताया जाता है। 25 लोकसभा सीटों पर पैनल में ज्यादातर सीटों पर 3 तो कुछ पर 4 से 5 तक नाम रखे गए हैं, जिसकी छटनी अब फिलहाल हो चुकी है। तो कांग्रेस को पहली सूची जारी करने में आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है? बीजेपी से कांग्रेस क्यों इस मामले में पिछड़ रही है और कांग्रेस की सूची में कौन से चेहरे शामिल हो सकते हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सभी स्टेट्स पर टिकट वितरण को लेकर सीसी में विस्तारित चर्चा हुई है, अच्छे माहौल में चर्चा हुई है। एक एक सीट पर थ्रेडबेयर हम लोगों ने डिस्कशन किया है, सब पहलुओं पर लोगों के राय मांगी और जो मेंबर्स थे, जो हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन हैं, जो इंचार्जेस स्टेट्स के हैं, उन सब के साथ लंबी एक अच्छी विस्तारित चर्चा हुई, अच्छे माहौल में हुई है। बहुत जल्द हम लोग जो सीसी का निर्णय होगा आप लोगों के सामने लेंगे। वहीं बांसवाड़ा में कांग्रेस पार्टी से कई पदाधिकारियों ने पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं में हाल ही में बीजेपी में शामिल कांग्रेस के पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय की पत्नी और जिला प्रमुख रेशम मालवीय के साथ आधा दर्जन नेता भी शामिल है। जिला कांग्रेस महासचिव अक्षय राज पाटीदार, कांग्रेस बागीदौरा ब्लॉक अध्यक्ष ललित पाटीदार और छींच मंडल अध्यक्ष नरेंद्र आचार्य, चंदन सिंह पटेल, बड़ौदिया मंडल अध्यक्ष हीरालाल पटेल और कलिंजरा मंडल अध्यक्ष ने भी जिलाध्यक्ष को त्यागपत्र दे दिया है और इस्तीफा देने वाले सभी नेता बीजेपी प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालवीय के करीबी बताए जाते हैं। सभी नेता बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र से हैं और सभी त्यागपत्र देने वाले 10 मार्च को बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी में शामिल होने की उनकी संभावना भी जताई जा रही है। अर्जुन बामणिया जी जो बात कहते हैं वो भी खुद जनता दल से आए हैं। मालवीय जी भी उनको कांग्रेस में लाने वाले मालवीय जी हैं। मालवीय जी ने उनको पढ़ाया, वो तो पता नहीं कहीं खदानों में काम करते थे, वो पत्थर निकालने का काम करते थे। आज जो पहचान बनी है वो मालवीय जी के हिसाब से उनकी पहचान बनी है। कौन जानता था अर्जुन बामणिया को? और जो जनता दल का गढ़ था, जनता दल का गढ़ को तोड़ के मालवीय जी ने कांग्रेस बनाई है। इसलिए सभी लोग मालवीय जी के साथ में, मालवीय जी जहां जाएंगे वह जनता भी उनके साथ में है, पूरी बांसवाड़ा की जनता। और साथ में ही अभी विधानसभा चुनाव हुए, लोग कहते हैं कि मालवीय जी ने कांग्रेस को हराने का काम किया है। मैं कहना चाहूंगी मालवीय जी उनके विधानसभा में एक दिन भी प्रचार नहीं किया, हेलीकॉप्टर से प्रचार किया बागीदरा के विधानसभा, और वहां की जनता ने उनको 42,000 से वोट देके जिताया। 40 साल तक इस क्षेत्र को लेकर उन्होंने राजनीति करी, विकास का वह भी नहीं लिख पाए। जो जनहित में लिखना चाहिए था स्वयं हित में लिख डाला। और आज भी चाहे अमित शाह जी हैं, चाहे मोदी जी हैं, लठ लेके उनके पास खड़े रहे और कहें कि विकास लिखो यूं, तो वो लिखेंगे उनके स्वयं हित की कहानी। कभी भी वो इस क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं सोच सकते थे। इसीलिए आज उनको दल बदल के उधर जाना पड़ा। और मैं बता दूं आपको कि अभी तो बागीदौरा में दादागिरी लूट मार करके जीतते थे, लेकिन अब जो है युवा जाग चुका है, पढ़ा लिखा हो चुका है, समझदार हो चुका है। ना तो वो वोट बिकेगा, ना झुकेगा, वो सच्चाई और न्याय की तरफ मुड़ेगा।
तो कांग्रेस पार्टी से लगातार इस्तीफों का दौर भी है, लेकिन दूसरी तरफ लिस्ट का इंतजार भी है और इसी को लेकर के जरा हम चर्चा करते हैं। और इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ स्टूडियो से नीरज शर्मा जी हमारे साथ बड़े सहयोगी हमारे जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज हमारे साथ कार्यक्रम में है। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता लक्ष्मीकांत पारिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत में सबसे पहले पौरुष भारद्वाज जी आपसे कर रहा हूं। पौरुष जी, क्या चक्कर है, क्या वजह क्या है, क्यों चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी छोड़ करके नेता दूसरी तरफ जा रहे हैं? इस्तीफों का सिलसिला चल रहा है। बागीदौरा में भी अब हमने रिपोर्ट दिखाई है, वहां पर भी नेताओं का कहना है कि साहब अब वो पहली वाली कांग्रेस रही रही है। लेकिन आज लिस्ट का इंतजार है। आपको क्या लग रहा है? एक तरफ भगदड़ मची हुई है, दूसरी तरफ लिस्ट का इंतजार है। शुभेंद्र जी, देखिए, एक छोटे से घटनाक्रम को तमाम मीडिया चैनल्स के द्वारा और तमाम राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा जिस प्रकार से बढ़ चढ़ के बताया गया। महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने जिस समय कांग्रेस छोड़ी उस समय भी आपने देखा कि तमाम मीडिया चैनल्स पे 50 नाम चले कि साहब राजस्थान से ये नेता भी जा रहा है, ये नेता भी जा रहा है, ये नेता भी जा रहा है। कमलनाथ जी की बात चली मध्य प्रदेश से, और आखिरी में हुआ क्या कि सिर्फ महेंद्रजीत सिंह मालवीय गए। अब उसके बाद देखिए उनको गए हुए इतने दिन हो गए और इनको सबको पता था कि राहुल गांधी जी की कल जो है यात्रा, जो हमारी न्याय यात्रा है, उसको कल वहाँ पे बांसवाड़ा में आना था। इनको पता था कि कांग्रेस का एक बड़े स्तर का प्रोग्राम होगा। तो उनके जो मालवीय जी के जो कुछ समर्थक थे और उनकी जो धर्मपत्नी जी थी, तो उनको चला करके वो अपने साथ लेकर के नहीं आए ताकि कल कांग्रेस का बड़ा प्रोग्राम हो। तो उसके बाद में तमाम मीडिया चैनल्स के द्वारा एक माहौल बनाया जाए कि भाई उनके समर्थकों की एंट्री करवा करके जिस कांग्रेस पार्टी को लोग छोड़ के जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो अभी आपने नाम बताए, जो वो उनकी खुद की होम कॉन्स्टिट्यूंसी बागीदौरा के ब्लॉक अध्यक्ष थे, तो ऑब्वियसली कि वो उनके समर्थक रहे होंगे, उन्होंने उनको ब्लॉक अध्यक्ष बनाया होगा। उनकी पत्नी धर्मपत्नी जी हैं। तो एक हमारा सनातन भी कहता है कि जहाँ पति होता है वहाँ पत्नी होती है। तो ये जो लोग आए कि उनको छोड़ के जाना, अच्छा, लिस्ट में देरी होने का कारण क्या है? एक रणनीति के तहत बीजेपी ने अपनी लिस्ट पहले जारी कर दी, पहले से तैयारी करने का मौका मिल गया। तो क्या आपको लगता है कि एक रणनीतिक तौर पर दबाव जो है वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर बन चुका है? कांग्रेस पार्टी पे कोई रणनीतिक दबाव नहीं है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव आयोग के द्वारा अधिसूचना भी जारी नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की चयन की प्रक्रिया जो है बहुत काफी समय पहले से शुरू कर दी थी। आपको ध्यान होगा कि हमने करीब 1 महीने पहले से भी ज्यादा समय पहले हमने जो है हर लोकसभा क्षेत्र के लिए अपने यहाँ से हमने जो है पर्यवेक्षक नियुक्त किए थे। पर्यवेक्षकों ने जाकर के हर लोकसभा क्षेत्र में दौरे किए और उन्होंने वहां जाकर के ऑफिशियली तौर पर, अनाधिकृत तौर पर नहीं, अधिकृत तौर पर लोगों से आवेदन मांगे कि भाई आप में से जो लोकसभा चुनाव लड़ने का तो वो हमें एक ऑफिशियल फॉर्म पे आवेदन, तो वे लोग वहाँ से आवेदन लेकर के आए। फिर वहाँ के कार्यकर्ताओं से डिस्कशन किया, पब्लिक में फीडबैक लिया, सर्वे लिया। उसके बाद में जब वो लोगों ने ला करके अपनी रिपोर्ट जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में सबमिट कर दी, उसके बाद में हमारे जो प्रभारी हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी रंधावा साहब प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और हमारे जो नेता प्रतिपक्ष जूली जी हैं, इन्होंने जाकर के उन नामों को लेकर के प्रत्येक जिले का दौरा किया, वहाँ पे कार्यकर्ताओं से डिस्कशन किया, पब्लिक से डिस्कशन किया। देखिए, हमारी प्रक्रिया चल रही है, सिर्फ नाम घोषित करना एक औपचारिकता है। चुनाव आयोग ने भी अब तक चुनाव घोषित नहीं किया। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो भगदड़ मची पड़ी है, चूरू का आपने सीन देखा कि हम देख रहे हैं कई जगह की चूरू में इनके जो राहुल सिंह कसवा जी उनका टिकट काटा इन्होंने। देखिए, बीजेपी के लिए क्या है ना कि उनको 25 सीटें वापस से जीतनी है, उनके लिए क्लीन स्वीप करना, ये हालांकि ये भी अपने आप में बड़ी चुनौती है, लेकिन आपके लिए ये शुरुआत, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप भी पूरी सीटें जीतेंगे, तो जीरो से शुरू करना है, तो ये बड़ी चुनौती है। मैं इस पर जरा जल्दी से एक रिएक्शन लक्ष्मीकांत जी से ले लेता हूं, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास आता हूं। लक्ष्मीकांत पारिक जी, ये बताइए कि एक तरफ जीरो से शुरुआत और दूसरी तरफ वापस से 25 सीटों पर क्लीन स्वीप करना, नागौर की सीट भी ये बड़ी चैलेंज भरी रही है और ये भी कई पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि आप जो दूसरी पार्टियों के नेताओं को पार्टी में शामिल कर रहे हैं, तो वो उन सीटों की कहानी है जहां पर भारतीय जनता पार्टी कुछ कमजोर नजर आ रही थी, इसलिए दूसरी पार्टी के नेताओं पर डोरे डाले और उनको पार्टी में शामिल कराया। देखिए, सबसे राहुल जी, आज आपके माध्यम से सबसे पहले महिला दिवस और सभी माताओं बहनों को मैं आपकी ओर से, भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और फिर आपकी बात का जवाब देता हूं। आज विषय आपने जो रखा सबसे पहले, इस विषय की बात कर ले, कांग्रेस की सूची। कांग्रेस की सूची तैयार क्यों नहीं? परुष जी ने बड़े विश्लेषण के साथ बताया, लेकिन मेरे छोटे भाई परुष जी, कांग्रेस की जब सूची जारी नहीं हुई उसका महत्वपूर्ण कारण परुष जी और साथ ही साथ सही पैनलिस्ट और जनता को जानना होगा कि कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव से भाग रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। सचिन पायलट चुनाव लड़ने से इनकार करते हैं, अशोक गहलोत चुनाव लड़ने को राजी नहीं है, भवन जीते चुनाव लड़ने की सलाह नहीं करते और कांग्रेस के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी भीलवाड़ा की तरफ देखते नहीं है। तो मुझे लगता है कांग्रेस में एक भगदड़ की मची चुनाव नहीं लड़ने को। अब कांग्रेस के वे नेता जो चुनाव लड़ने तैयार नहीं, उन्हें तैयार करना पड़ रहा है कांग्रेस को, ये उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है।
तो एक तो चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हो रहे हैं, आगे आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का टिकट पाकर वे समझ रहे हैं कि निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। वही कांग्रेस के अंदर नेता ये माने कि चुनाव लड़े तो हारेंगे, और हारने के लिए चुनाव नेता, बड़े नेता चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते। तो कांग्रेस के अंदर भगदड़ मची इस बात को लेकर कि चुनाव नहीं लड़ना पड़ जाएगा, पहली बात। अब आप अभी मुझसे कुछ स्पष्ट कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को लेकर प्रश्न कर रहे थे, हमने किसी पर डोरी नहीं डाले। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवाद की विचारधारा, वह राष्ट्र के प्रति भारतीय जनता पार्टी नेता नरेंद्र मोदी का समर्पण, वह भारतीय जनता पार्टी रीति और नीति के साथ जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बनने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, उनका आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा साथ कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है, उस हर व्यक्ति का हम स्वागत व अभिनंदन। नहीं, वो बात अलग है सर। महेंद्रजीत सिंह मालवीय अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी छोड़ करके, उनकी अपनी एक विचारधारा थी, बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, विचारधारा बदल जाती है और तुरंत एक लंबे समय से जो वहां उस इलाके में टिकट के दावेदार थे भारतीय जनता पार्टी से, वो पीछे रह जाते हैं। दूसरी पार्टी का कैंडिडेट आकर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है, तुरंत लिस्ट में उसका नाम आ जाता है। तो विचारधारा की बात तो अलग है, खैर वो ये अलग विषय है। लेकिन मैं दूसरे मुद्दे पर जरा एक जवाब लेना चाहता हूं। नीरज शर्मा जी, मैं जरा इसमें आपको जोड़ लेता हूं। ये मुकाबला बड़ा कड़ा है, बीजेपी को क्लीन स्वीप करना है, कांग्रेस पार्टी अपनी जीत को लेकर के बड़ी आश्वस्त नजर आ रही है। हालांकि एक तरफ न्याय यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ टिकटों का ऐलान हो रहा है, गठबंधन की चर्चाएं, ये सभी परेशानियां भी हैं। लग रहा है कि सब कुछ मैनेज हो पाएगा। और दूसरी तरफ आज लिस्ट का इंतजार भी है। बीजेपी आरोप लगा रही है बड़े दिग्गज नेता अभी वेटिंग लिस्ट में है, वो नहीं चाहते हैं कि चुनाव लड़ें। शुभेंदु जी, देखिए, जीत के प्रति आश्वस्त की बात तो कही नहीं जा सकती। अभी फिलहाल तो उम्मीदवार खोज करके लेकर के आना ही बहुत टेढ़ी खीर साबित हो रहा है, और बड़े बड़े नेता जो हैं वो पार्टी छोड़ करके भाग रहे हैं, ये स्थिति है। तो कांग्रेस भी आशंकित है कि कौन टिका रहेगा, कब तक टिका रहेगा। हालांकि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो बहुत आसानी से इस बात को वो कह गए अभी, परोश भारद्वाज जी, कि छोटी सी घटना थी, इसको बड़ा रूप दे दिया गया है। एक जिला प्रमुख चले जाती हैं जिसको आदिवासी क्षेत्र के अंदर, उसको छोटी सी घटना ये मानते हैं। इनके पूर्व मंत्री जो कि CWC के मेंबर थे, वो चले जाते हैं, उसको ये छोटी सी घटना मानते हैं। तो पार्टी का कैसे उस आदिवासी क्षेत्र में भला होगा, ये वास्तव में सोचनीय बात रहे। निश्चित रूप से जो ये चुनाव है, चुनाव पूरी तरीके से प्रतिष्ठा का सवाल कांग्रेस पार्टी के लिए बन चुका है। हालांकि कांग्रेस के लिए यहां खोने को कुछ नहीं है, क्योंकि 25 की 25 सीटें पिछली बार भी कांग्रेस ने हारी थी और उससे पहले भी हारी थी। अब की बार कांग्रेस केवल यहां दांव लड़ रही है। बीजेपी के पास में जरूर ये बात है कि जो 25 की 25 सीट जीतने वाली जो लहर पिछले 2 बार रही, अब बीजेपी को बताना पड़ेगा कि तीसरी बार वो लहर कायम है या नहीं है। इसलिए मुश्किल चुनौती जो है वो बीजेपी के सामने यहां मैं मानता हूं, और उसी की रणनीति के तहत बीजेपी चल भी रही है। कांग्रेस से पहले बीजेपी ने अपने उम्मीदवार जो हैं वो खड़े कर दिए मैदान में, और ये दिखाने की कोशिश की है कि बीजेपी पूरी तरीके से कमर कस के तैयार है, और चाहे इसके लिए कांग्रेस के नेताओं को ही क्यों ना लेना पड़े और साथ में लेकर के ना चलना पड़े, उसके लिए तैयार है। इसी कड़ी में रेशम मालवीय और ये 6 नेताओं का इस्तीफा जो है वो बांसवाड़ा आदिवासी क्षेत्र के अंदर देखने को मिला है। 10 तारीख को बताया जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन भी है, जिसमें ये नेता बीजेपी के अंदर शामिल हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से अन्य जो सीटें हैं, अभी तक कांग्रेस ये तय नहीं कर पाई है कि आरएलपी के साथ गठबंधन करना है नहीं करना है। हाँ। यदि करना है तो हनुमान बेनीवाल जिस तरीके से 2 सीटें मांगी जा रही हैं, एक नागौर की, दूसरी बाड़मेर की, तो क्या अपने नेताओं को, हेमाराम चौधरी को या हरीश चौधरी को या प्रभात चौधरी को नाराज करके बाड़मेर की सीट वहां दे सकेंगे? इसका जवाब शायद देना भी काफी ज्यादा मुश्किल होगा, पार्टी उस पर अपना निर्णय करेगी। इसी तरीके से अन्य सीटों की बात करें, चूरू के अंदर क्या जो कस्बा है जिनका टिकट बीजेपी से कटा है, वो कांग्रेस के साथ जुड़ पाएंगे? तो ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हरेंद्र मिर्धा नागौर के अंदर क्या कांग्रेस के साथ टिक पाएंगे? उनको कांग्रेस आगे साथ रख पाएगी, या वो भी बीजेपी के अंदर जाने की उनकी तैयारियां चल रही हैं? तो ये सवाल जो हैं वो बने हुए हैं। वैभव गहलोत पिछली बार जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने चुनाव लड़ा था, अब की बार जालोर सिरोही सीट से उसका टिकट पक्का माना जा रहा है, ऐसी चर्चाएं सामने आने लग गई हैं। तो क्या वैभव गहलोत जो है वो जालोर सिरोही सीट निकाल पाएंगे? ये भी अभी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। इसी तरीके से कोटा बूंदी क्षेत्र से शांति धारीवाल के अलावा अशोक चांदना जब वहां खड़े होते हैं उस सीट के ऊपर, तो अशोक चांदना क्या निकाल पाएंगे? झुंझुनू में क्या ओला परिवार से बाहर कांग्रेस पार्टी निकल पाएगी, या राजबाला ओला या ब्रजेंद्र ओला, इन्हीं में से किसी को लोकसभा का टिकट दिया जाएगा? तो जनता भी चाहती है कि कोई युवा चेहरे निकल के आए। सचिन पायलट खुद इनकी पार्टी में कहते हैं कि युवा पीढ़ी को आगे लाया जाए। तो अभी तो गहलोत और पायलट की जो अंदर की बात चल रही है वही मुश्किल है। क्या सचिन पायलट खुद लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे टोंक सवाई माधोपुर से? हालांकि पैनल में नाम है, लेकिन नमो नारायण मीणा, हरीश मीणा और अन्य नेताओं के भी नाम चल रहे हैं।
तो क्या टिकट को लेकर के जो ये रस्साकशी चल रही है, कब तक ये पूरी हो पाएगी और कब तक उम्मीदवार दे पाएंगे? क्योंकि जल्द ही अब जो है चुनाव की तारीखों का भी ऐलान होने वाला है, तो तैयारियां कब तक कांग्रेस करके ग्राउंड पे दिखाएगी? क्योंकि चुनाव के लिए उम्मीदवारों को खड़ा होने के लिए, तैयारी के लिए समय भी चाहिए। ठीक है, मैं इसमें मित्तल साहब को भी जोड़ लेता हूं। एसपी मित्तल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मित्तल सर, एक चीज बताइए कि ये जो पूरा सियासी गणित है जिसको बिठाने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार बैठकें कर भी रही है, आज माना जा रहा है कि बैठक के बाद जो है वो एक फाइनल लिस्ट जरूर आज सामने आ सकती है, और हो सकता है शायद पूरी लिस्ट उसमें एक साथ सारे नाम ना हो, लेकिन कुछ नाम जरूर आज ऐलान कर दिए जाएंगे। आपको लग रहा है कि पहली लिस्ट के अंदर कौन से ऐसे नाम हैं जो जिनको सबसे पहले फाइनल कर दिया जाएगा? देखिए सुमेंद्र जी, मैं जो कांग्रेस की जो कल मीटिंग हुई है चुनाव समिति की, उसके संदर्भ में सचिन पायलट ने जो बयान दिया उसके संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि अभी जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि तेलंगाना, कर्नाटक और केरल, इन राज्यों के चुनाव, इन उम्मीदवारों के बारे में पहले घोषणा की जाएगी। तो मैं बता रहा, देखिए कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, तो स्वाभाविक है कि वहां जो टिकट का फाइनल है, मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से क्या नाम है केरल में हम देख रहे हैं कि 20 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें से ऑलरेडी 15 अभी कांग्रेस के पास है, तो कांग्रेस की स्थिति केरल में मजबूत हो रही है। इसीलिए यह कह दिया गया है कि वायनाड से क्या नाम से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। तो ये तीन, जहां तक दिल्ली का सवाल है, दिल्ली में कुल 3 सीटों पे कांग्रेस को चुनाव लड़ना है, 4 सीटें आम आदमी पार्टी के लिए आरक्षित रखी गई हैं। तो जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस पहले चरण में, मेरा ऐसा मानना है कि उन राज्यों के अंदर उम्मीदवारों की घोषणा करेगी जहां वो कंफर्टेबल है, अच्छी स्थिति में है। अब जहां तक राजस्थान का सवाल है, तो राजस्थान के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में टिकटों की लगातार मांग हो रही है। अभी 15 संसदीय क्षेत्रों में उम्मीदवार घोषित कर दिए कि 10 क्षेत्र में होने, वहां लगातार हर कार्यकर्ता चाहता है कि उसको भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिल जाए, और उसको लगता है कि यदि भाजपा का टिकट मिलेगा तो मैं सांसद बन जाऊंगा। लेकिन कांग्रेस में ऐसी स्थिति नहीं है। कांग्रेस में हम ये देख रहे हैं कि जो टिकट की जो मांग है वो वैसी तीव्रता के साथ नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी में मांग है। कांग्रेस के अंदर नेताओं की तलाश की जा रही है कि आखिर हम किसको कहां से चुनाव लड़ा दें। इसीलिए मुझे लगता है कि विलंब हो रहा है। बार बार ये कहा जा रहा है कि चूंकि हमारा भी गठबंधन होना है। अब गठबंधन देखिए, आज जो है जो वामपंथी दल है, उन्होंने राजस्थान में अपने कुछ उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इससे जाहिर होता है कि राजस्थान में वामपंथियों के साथ तो कांग्रेस का कोई गठबंधन नहीं होगा। एकमात्र बचते हैं आरएलपी के हनुमान बेनीवाल। अब हनुमान बेनीवाल के व्यवहार के बारे में कांग्रेस भी अच्छी तरह जानती है और भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी तरह जानती है। हनुमान बेनीवाल ने पिछला चुनाव भाजपा के समर्थन से लड़ा और नागौर से जीते, लेकिन इस बार क्या नाम से विधानसभा चुनाव में उनका गठबंधन नहीं हुआ। आज की तारीख में वो क्या नाम से कांग्रेस को भी उसी नजरिए से देखते हैं जैसे भाजपा को देखते हैं। दोनों के लगातार खिलाफ बोलते हैं। हमने उनके बयानों को देखा है, तो उनके बयानों को देखते नहीं है। मुझे लगता है कि क्या नाम से आरएलपी का गठबंधन सचिन पायलट ने पहले भी क्लियर कर दिया था कि राजस्थान में गठबंधन की गुंजाइश बहुत कम है। देश के बाकी राज्यों में संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन राजस्थान में उतनी ज्यादा मुफीद स्थिति गठबंधन को लेकर के नजर नहीं आती है। मैं इस पर ही जरा जल्दी से एक रिएक्शन पौरुष जी से ले लेता हूं। पौरुष जी, गठबंधन को लेकर के बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि सचिन पायलट पहले से ही इशारों में कह चुके हैं कि राजस्थान में संभावनाएं थोड़ी कम है। आपको क्या नजर आता है? अभी गठबंधन में साथ आने के लिए आरएलपी से कुछ बातचीत चल रही है, या किसी और दूसरी पार्टी से कोई बात चल रही है, या अकेले ही फुल फ्लैश मैदान में उतरेंगे सभी सीटों पर? देखिए शुभेंद्र जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि जो इंडिया अलायंस में जो पार्टियां हैं, तो निश्चित तौर पे राजस्थान में उनमें से किसी पार्टी से गठबंधन नहीं होगा, ये तय बात है। परंतु स्थानीय स्तर पे कुछ चर्चाएं चल रही है, पार्टी के आंतरिक प्लेटफॉर्म पे भी चल रही है, और तो उस पे जो जैसा पार्टी अच्छा समझेगी निश्चित तौर पे करेगी, ये चीज कहना चाहूंगा। नहीं, आपको किसी पार्टी के साथ गठबंधन करने में फायदा होगा या नुकसान? आपका पार्टी का असेसमेंट भी तो होता है। नहीं, देखिए पार्टी का असेसमेंट अपनी जगह होता है, परंतु जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की तरह हमारे यहाँ पे नहीं होता ना कि आप देखिए कि ना जो व्यक्ति को कल तक ये लोग गालियां देते थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, उनका कार्यकर्ता बेचारा इतने सालों से मेहनत करता है और खट से ही लोग दूसरी सामने वाली पार्टी से ले आते हैं और उनका बेचारा कार्यकर्ता मुंह ताकता रह जाता है और दूसरी पार्टी का आकर के इनकी पार्टी का सांसद बन जाता है। तो हमें तो सभी जगह राजनीति का तो हाल यही हो गया है। अब विचारधारा तो कोई रही नहीं है। अपने कार्यकर्ताओं की भावना का भी हमें ध्यान रखना होता है। तो सिर्फ जीत जो है वो एकमात्र प्राथमिक लक्ष्य नहीं होता। देखिए राजनीति में हार जीत चलती रहती है, परंतु नैतिकता और शुचिता जो होती है वो हर जगह। अच्छा, बार बार हर कोई पॉलिटिकल पंडित ना यही सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के राजस्थान के जो नेता है ना, वो चुनाव लड़ने से बड़ा ऐतराज कर रहे हैं। आपको इस पर क्या कहना है? आपको क्या लगता है
सचिन पायलट का नाम बड़ी जोरों शोरों से चल रहा था, लेकिन अब कह रहे सुनने में आ रहा है कि शायद उनका नाम पैनल से हटा दिया गया है। उन्होंने हालांकि आलाकमान पर डाल दिया था। क्या अभी चल रहा है? अशोक गहलोत जैसे हैं, क्या वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? देखिए शुभेंदु जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी के जो इंटरनल सर्वे के अंदर जो चीज आई है और जो दावेदार हैं और जो मैंने आपको जैसा कि कहा कि जो परिस्थितियां, कई तरह की परिस्थितियां होती है, तो उनको ध्यान में रखते हुए यदि पार्टी आवश्यक समझेगी तो निश्चित तौर पे सीनियर नेताओं को भी लड़ाया जाएगा। और जैसा कि सचिन पायलट जी ने कहा कि भाई युवाओं को भी आगे लाने की आवश्यकता है, तो बिल्कुल जहां युवा में पोटेंशियल लगेंगे युवाओं को भी मौका दिया जाएगा। जहां वरिष्ठों की आवश्यकता होगी, निश्चित तौर पर हमारी पार्टी जो है वो युवाओं का और बुजुर्गों के पास समावेश करते हुए एक अच्छे जनता को उम्मीदवार देने की कोशिश करेगी। मैं ये बात आपसे कहना चाहूंगा। चलिए ठीक है, मैं इसमें जरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ लक्ष्मीकांत जी लगातार बने हुए हैं। लक्ष्मीकांत जी, एक चीज़ बताइए कि नए चेहरों को बड़ा मौका मिल रहा है। हमने 15 जो कैंडिडेट की लिस्ट देखी, उसमें से कई जो पुराने सांसद थे उनके नाम उस लिस्ट में गायब थे, कई नए चेहरों को मौका दिया गया। आपको लगता है कि अभी जो बची हुई लिस्ट है उसमें नए उम्मीदवारों को ज़्यादा मौका दिया जाएगा? और अगर मौका मिलता है तो जो पुराने दावेदार हैं या जो सांसद हैं अभी बतौर, क्या उनकी नाराजगी नहीं होगी? क्या वो पार्टी को नाराजगी झेलनी नहीं पड़ेगी? इससे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने उन स्थानों पर टिकट काटा है जहां पर सर्वे के दौरान उन सांसदों के खिलाफ कोई माहौल था। उन सभी लोगों को टिकट काटने का भारतीय जनता पार्टी काम किया है। भारतीय जनता पार्टी विधायकों के चुनाव के समय बहुत सारे टिकट काटे थे। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का वर्ण राजस्थान में किया। नाराजगी निश्चित रूप से, मैं आपकी इस बात से मना नहीं करता, नाराजगी स्वाभाविक रूप से होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी निष्ठावान कार्यकर्ता के नाते वे सभी कार्यकर्ता जिनका विधायक के दौरान टिकट काटा गया, सभी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ काम किया और भारतीय जनता पार्टी काम कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान बने, इसके लिए काम कर भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासन के साथ अपना काम करता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में, आप एक बहुत छोटा उदाहरण बताता हूं आपको, मैं राजस्थान की बात को इंगित कर देता हूं। राजस्थान में पिछले 5 वर्षों को कांग्रेस सत्ता में आई। सत्तासीन होने के बाद राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की बात चली और उस दौरान अनुशासनहीनता की सभी सीमाओं को लांघते हुए एक कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने राजस्थान में मुख्यमंत्री पद का मुगली संघर्ष किया। उस मुगली संघर्ष के दौरान सड़क पर जलते हुए टायर देखे और सड़क पे रास्ते भी देखे और यहाँ तक भी हुआ, एक मिनट मैं बात पूरा कर दूं, और यहाँ तक भी हुआ कि राजस्थान के उस मुख्यमंत्री को निकम्मा और नकारा भी कहा। लेकिन राजस्थान में वर्तमान में पहली बार भी विधायक, भाई साहब आपके विपक्ष में रहते 8 दड़े हो गए थे पिछली बार राजस्थान में। राजस्थान के अंदर हमने हमारी बंद होती है और एक सड़क पर टूटा हुआ टायर तो हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की आजादी है। आप लोग तो विपक्ष में रहते हैं, किस प्रकार से विभाजित बनाया जाए सामने स्वागत और अभिनंदन होता है। यह है भारतीय जनता पार्टी का खेमा, कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं है ये खेमा, अनुशासन कही है। भाजपा ने, भाजपा के सीनियर कार्यकर्ताओं ने उन्हें चुना और चुनकर भारतीय जनता पार्टी का सारे अवगुणों को मुख्यमंत्री बनाया। ये है अपने आप को नहीं बचा सकते। और दूसरी बात, ठीक है, ये अंतर जनता देख रही है, ये अंतर जनता देख रही है और बड़े आसानी से समझ भी रही है, बड़े आसानी से समझ रही है। लक्ष्मीकांत जी ठीक है, अरुण जी ठीक है, मैं आता हूँ। नीरज जी को इसमें जरा जल्दी से जोड़ देता हूँ। नीरज जी, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण है, ये मसला बड़ा चुनौतीपूर्ण है। टिकट का ऐलान होना ये दोनों पार्टियों के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी अभी 10 सीटें और रहती हैं, 10 सीटों पर ऐलान होना अभी बाकी है। मैं ठीक है लक्ष्मीकांत जी दोबारा से मौका देता हूँ। काम किया करो। हाँ ठीक है, एक मिनट में वापस से आता हूँ सर, वापस से आता हूँ। तो अभी 10 सीटें और बची हैं। अगर नए कैंडिडेट्स को उतारा जाता है तो उसमें बड़ा सोच समझ करके निर्णय लेना होगा बीजेपी को भी। निश्चित रूप से भाजपा के लिए भी मैं जैसा कि बता रहा हूं आपको, बीजेपी के लिए ज्यादा चुनौती है, क्योंकि खोने के लिए बीजेपी के पास काफी कुछ है, कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि 2 चुनाव पिछले लगातार कांग्रेस पार्टी ने हारे, राजस्थान के अंदर एक भी सीट नहीं निकाल पाई। इसलिए बीजेपी फूक फूक करके कदम रख रही है कि हमें पूरी 25 की 25 सीटें लेकर के आनी है और इस मिशन के साथ चल रहे हैं। और अभी मुख्यमंत्री ने जैसा कि नारा भी दिया कि 5 लाख से कम जो है विनिंग के लिए जो सीट कोई ऐसी ना हो जो 5 लाख से कम वोटों से जीते, यानी टारगेट भी हाई लेकर के बीजेपी यहां पर चल रही है। तो निश्चित रूप से ऐसे कैंडिडेट्स देखे जा रहे हैं पूरी बारीकी से एनालिसिस करके, जो कि सीट को निकाल सकें और साथ ही मजबूती के साथ में कांग्रेस का जो संभावित कैंडिडेट है उसके सामने मैदान में खड़े हो सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है अभी ये देख रही है, वेट एंड वॉच की स्थिति में शायद कांग्रेस नजर आ रही है कि बीजेपी एक और लिस्ट जारी कर दे और बीजेपी की सूची आ जाए तो उनको देख करके हम अपने बचे हुए जो प्रत्याशी हैं उनमें से यहां दाव खेल लें। ऐसा संभावना जो है वो ज्यादा नजर आ रही है कि कांग्रेस वेट एंड वॉच की स्थिति में और डिफेंसिव मोड में इस बार ज्यादा है। तो वेट एंड वॉच की जो पॉलिसी है, क्या वाकई में मित्तल साहब आपको लगता है
कि ये ज़्यादा मुफीद रहती है या एग्रेसिव होकर के चुनाव में जो बीजेपी जिस स्ट्रैटेजी पे काम कर रही है कि आगे आकर के सबसे पहले लिस्ट अपनी जारी कर दी और कांग्रेस पार्टी अभी भी देख रही है कि देख लेते हैं पहले क्या चल रहा है उसके बाद निर्णय लें? देखिए सुमेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी ने इस बात की कोशिश की है कि पहले उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और उसके बाद में अब क्या नाम से मानसिक रूप से यह दबाव बनाया जा रहा है, हवा बनाई जा रही है कि हमारे उम्मीदवार जो 5 लाख ज्यादा मतों से जीतेंगे, उसका एक माहौल खड़ा किया जा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से जो बढ़त चुनाव के रणनीति के अंदर जो बढ़त लेनी चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी ने लेने की कोशिश की। लेकिन ये बात सही है कि कांग्रेस जो है वो इस बात का भी ध्यान रख रही है कि यदि इन टिकटों के बाद में भाजपा में यदि कोई बगावत होती है तो उसका हम फायदा उठाएं। अभी तक जो 15 उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं उसमें से हम कह सकते हैं सिर्फ चूरू को छोड़कर, जहां राहुल कसवा की क्या नाम से नाराजगी सामने आ रही है, उसके अलावा 14 संसदीय क्षेत्रों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नाराजगी सामने नहीं आ रही है। तो हो सकता है कांग्रेस अभी इस बात का और इंतजार कर रही है कि जो 10 बाकी बच गए उसमें यदि कोई नाराजगी आए, उसमें यदि कोई बगावत हो तो वहां के क्या नाम, वहां के जो भाजपा के लोग हैं उनको शामिल करके उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी भी हमको एक अपवाद के रूप में देखना पड़ेगा शुभेंदु जी, कि जिस तरीके से नागौर से ज्योति मिर्धा को उम्मीदवार बनाया गया। ज्योति मिर्धा लगातार 3 बार चुनाव हार चुकी है, 2 बार लोकसभा का चुनाव हार चुकी है, हाल ही में विधानसभा का नागौर शहर से चुनाव हार चुकी है। और वो नागौर शहर ऐसा विधानसभा की मजबूत सीट है जहां लगातार 3 बार से भारतीय जनता पार्टी जीतते आ रही थी। उस जगह से उनको उम्मीदवार बनाया, वहां से भी चुनाव हार गई, लेकिन इस बार उनको फिर लोकसभा में उम्मीदवार बनाया गया। तो राजनीतिक समझौते हैं, राजनीतिक जीत के लिए हर पार्टी अपनी तरीके से रणनीति अपनाती है। यानी कि पार्टी आलाकमान की तरफ से पिक्चर फ्रेम में कुछ और तय कर दिया गया है, इसीलिए बार बार मौका भी मिल रहा है। मैं इसमें जरा लक्ष्मीकांत जी जल्दी से एक रिएक्शन इसमें कि बार बार ये जो मौका मिलना, यानी कि ये संकेत भी है कि पिक्चर फ्रेम में कुछ और आलाकमान ने तय किया हुआ है, तभी मौके बार बार मिल रहे हैं। बार बार 0 पर आउट होने के बाद भी फिर से आपको क्रीज पर उतार दिया जा रहा है। मैं मित्तल साहब को नहीं सुन पाया, मित्तल साहब ने क्या कहा मुझे बता दें। ज्योति मिर्धा जी के लिए कहा कि चुनाव पहले भी हार चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी इस बार फिर से उनको लोकसभा का चुनाव दे दिया गया। हार जीत क्रम में जीवन का खेल खिलाड़ी जम के खेल, हार और जीत चलती रहती है। कई भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकर्ता भी हुआ करते थे लोकसभा में। आज भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में नहीं विश्व में अपना परचम फहरा रही है। ये हार और जीत का क्रम चलता है जीवन में। हार के साथ निराशा नहीं और जीत के साथ हमें घमंड नहीं है, इस बात को लेकर हम चल रहे हैं। और जिस कार्यकर्ता का जो स्तर है उसके साथ काम दिया गया है। माननीय ज्योति मिर्धा निश्चित चुनाव हारी है, लेकिन लोगों के दिलों पर आज भी राज करती है। हमारा मानना है कि माननीय ज्योति मिर्धा जी इस बार लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का वहां से प्रतिनिधित्व अवश्य करेगी। अच्छा, कांग्रेस पार्टी से कौन से नेता है जिनके साथ मुकाबला आप देख रहे हैं कि काफी टफ हो सकता है अगर वो मैदान में उतरते हैं? तो गहलोत परिवार की तरफ से ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का ही चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी हर दिशा में हर तरफ चुनाव जीत रही है। कांग्रेस तो कैंडिडेट खोज रही है, कैंडिडेट कांग्रेस तय करे किस कैंडिडेट को कितने कम वोटों से हार मिल सकती है। यह विषय ये नहीं कौन जीते कांग्रेस कैंडिडेट, कौन कांग्रेस ही खोज रही है कि कौन हमारा 5 लाख से कम में चुनाव हार जाएगा। कांग्रेस तो ये खोज रही है। अब इस खोज के अंदर कांग्रेस की संभावनाएं हरीश चौधरी पर जाकर उठती है या अन्य किसी नेता पर जाकर उठती है तो कांग्रेस तय करे। लेकिन हारना कांग्रेस अब तय है। अब हारेगी कांग्रेस 4 लाख से 5 लाख से 5.5 लाख से, ये कांग्रेस को तय करना है। पौरू जी समय कम है, थोड़ा जल्दी से जवाब। देखिए शुभेंदु जी, मैं तो इनको कहना चाहूंगा कि एक गांव में कहावत होती है कि काट की अंडी जो है वो एक बार चढ़ती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की तो जबकि जो काट की अंडी थी वो 2 बार चढ़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी 2014 में जिन मुद्दों के साथ और जिन 2 करोड़ रोजगार की बात करती थी, भारतीय जनता पार्टी 2022 तक हर सर पे छत की बात करती थी, भारतीय जनता पार्टी काला धन लाने की बात करती थी, भारतीय जनता पार्टी पेट्रोल भारतीय जनता पार्टी मिडिल क्लास को इनकम टैक्स से निजात दिलाने की बात करती थी। भारतीय जनता पार्टी 10 साल शासन में रही तो भारतीय जनता पार्टी ने इन पूरे मामलों में कुछ नहीं किया। सरकार के द्वारा जवाब दिया गया था कि आपने 10 साल से 9 लाख रोजगार दिए हैं, आपने लक्ष्य नहीं, चलिए ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रोक रहा हूँ, समय थोड़ा सा कम है, समय कम है, माफी के साथ रोक रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन टिकट किसको मिलता है इस पर नजर है। क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से हैट्रिक लगाती है, राजस्थान में एक बार फिर से क्लीन स्वीप होता है, इस पर नजर है। क्या कांग्रेस पार्टी कमबैक करती है, इस पर भी नजर बनी हुई है। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।